हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग जो है फिर इवोल्यूशन चैप्टर के रिवीजन पार्ट में सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ है, फिर अर्थ पर कैसे लाइफ की ओरिजिन है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो है कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, क्या उनमें एविडेंसेस क्या हैं इवोल्यूशन के, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों के इस रिवीजन पार्ट में है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात की गई है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की जा रही है। आज हम लोग बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? तो अगर बायोलॉजिकल जैसा वर्ड ही है, बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग बीइंग, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन स्टार्टेड व्हेन द सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद द डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेसिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। कहने का मतलब ये कि जब हमारा जो है इवोल्यूशन, सबसे पहले जब लाइफ की ओरिजिन हुई अर्थ पर, तो जब सेलुलर फॉर्म बना, तो सेलुलर फॉर्म बनने के बाद साथ ही साथ उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हुई, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू होने के साथ साथ वह इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लगा। तो ऐसे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो है उस इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की पावर थी, वो तो सर्वाइव कर सके, और जिनमें एडजस्ट करने की पावर नहीं थी वो धीरे धीरे एलिमिनेट आउट हुए। यानी कहने का मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। तभी से जैसे ही ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, ठीक उसी के साथ साथ जो है नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब डार्विन ने जो है इस नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को बाकायदे डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन में वे ऑर्गेनिज्म जो कि जो है अपने आप को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पा रहे हैं चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट के साथ, वो तो सर्वाइव करेंगे, और जो नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी उनके द्वारा लिया गया है, और उनका जो एक ज़्यादा फोकस जो उनका कहना था कि जो कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वे कैरेक्टर इनहेरिटेबल भी होते हैं, वे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैरेक्टर्स कैसे जो है जो इनहेरिटेबल होते हैं, वे कैरेक्टर्स ही जो है वे कैरेक्टर जो कि वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, वही इनहेरिटेबल होते हैं, और उन्हीं का एक्यूमुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उस चेंज ऑफ द कैरेक्टर्स का एक्यूमुलेशन ही नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, नई स्पीशीज को जन्म देता है। जैसे अगर हम बात करें, देयर इज मस्ट अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग द सेलेक्टेड टू इवॉल्व। यानी कहने का मतलब ये कि जो इवोल्यूशन हो रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जीन, जेनेटिक बेसिस पर हो रहा है। चेंज इन द जीन की वजह से नए कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, और इसीलिए फिर नया जो है ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे जो है अपने एंसेस्टर से अलग होगा और एक नई स्पीशीज के तौर पर इवॉल्व होगा। उन्होंने जो एक बात कही थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेड है, एडजस्टेड है, नेचुरली सिलेक्टेड है, ये कैसे प्रूफ करेंगे हम? तो डार्विन के हिसाब से अगर कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली सिलेक्टेड है, एडजस्टेड है चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट के साथ, तो वह ऑर्गेनिज्म निश्चित रूप से रिप्रोड्यूस करेगा, अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। इट मीन्स वह रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही नेचुरल सिलेक्शन का बेस था, ठीक है।
तो फिटनेस is the end result of ability to adopt into the and get selected by the nature. ओके और यहां पर एक बात और आई है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने इसको मोटे मोटे अक्षरों बना दिया है, क्योंकि ये डार्विन्स थ्योरी का जो की कॉन्सेप्ट था वो यही था, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो आप समझते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब कि एक से जो है समय समय पर इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेज आते रहते हैं, इसलिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन, एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज का इवोल्यूशन होता रहता है। ठीक बेटा, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लैमार्क। लैमार्क जो है उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था डार्विन से। वे यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन पर उन्होंने फोकस किया था। लैमार्क का जो कहना था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्टेड होता है, और ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, वाइटल फोर्स होता है, विल पावर होता है, वाइटल फोर्स होता है, जिसके तहत वो क्या करता है कि नए कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को, नए कैरेक्टर्स को जो है डेवलप कर सकता है और पुराने कैरेक्टर्स को धीरे धीरे रिड्यूस कर सकता है। हालांकि ये बस उन्हीं का कहना था, इसमें जो है ये खुद में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज के दौर के लिए अगर हम कहें तो आज के दौर में ठीक है, आज के दौर में ये चीज़ें जो है नहीं एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन उनके समय में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल थी, इसीलिए उनकी बातों को लोगों ने माना भी, उनके कुछ सपोर्टर भी थे। और उनका कहना था कि ये वाइटल फोर्स के माध्यम से नए कैरेक्टर्स को फॉर्म कर सकता है ऑर्गेनिज्म, और इसी कारण से, जैसे कि उनका मानना था कि जो जिराफ थे वो पहले भेड़ बकरी जैसे थे, घास फूस खाया करते थे, जमीन पर उगी घास खाते थे, लेकिन जब ड्रॉट के समय जबकि जो है पूरी घास सूख गई ज़मीन की, उनके पेड़ के पत्तों पर डिपेंड होना पड़ा जिराफ को, तो वे अपनी गर्दन का ज़्यादा यूज़ किए, अपने पैरों का ज़्यादा यूज़ किए, धीरे धीरे पैर मतलब 4 लिम्स उनके आगे वाले पैर, और उनकी गर्दन जो है बढ़ती चली गई, एक लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हो गए। तो इन्होंने कहा कि जिस आर्गन का ज़्यादा यूज हुआ वह आर्गन जो है ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है ना, और जिसका कम यूज हुआ वह आर्गन कम डेवलप हुआ। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि सांप पहले था, सांप के पास पैर हुआ करते थे, लेकिन वो पैर जो है उसको बिल में घुसने में, उसके होल्स में घुसने में उसे दिक्कत करते थे, तो उसने क्या किया कि उसका यूज़ करना बंद कर दिया। जब यूज़ करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे जो है वो पैर डिसअपीयर हो गया, ठीक है। हालांकि इसका विरोध भी हुआ। बीजमान नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है। उन्होंने जो है एक चूहों की पूंछ को काटना शुरू किया, 2 चूहे लिए, उनके बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चों के पैदा होते ही पूंछ काट दिया। फिर अगली जनरेशन में देखा कि उन कटे पूंछ वाले चूहों के बच्चे भी जो है पूंछ वाले पैदा हुए, उनकी भी पूंछ काट दिया। ऐसे ही कई जनरेशन तक वो चूहों की पूंछ को काटते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें जो है बिना पूंछ वाला चूहा नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो लैमार्क का कहना था वो यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए इसी तरीके से मिलते जुलते। एक पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है, और जो रेसलर्स होते हैं या जो लुहार होते हैं वो अपने बॉडी मसल्स को जो है, स्ट्रांग बॉडी मसल्स को अपने बच्चों में नहीं ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे लैमार्क की थ्योरी को फेल कर दिया गया। लैमार्क की थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। अब आता है कि नेचुरल, अब इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं थॉमस माल्थस। इन्होंने जो है पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन, द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। डार्विन चूंकि जो है ये किस बात पर किसके जो है काम पर जो है इन्फ्लुएंस हुए थे, तो डार्विन जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस माल्थस के काम से, ठीक है। उसके बाद आता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर आता है कि नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। सपोज करिए कि एक एग्जांपल है कि नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो अब ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन साइज स्टेबल होती है एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लक्चुएशंस। नंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा थॉमस का जो काम था वो पॉपुलेशन पर था। इन्होंने पॉपुलेशन में डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर के ऑब्जर्वेशन अपना रखा था, ठीक है ना, और उन्होंने देखा था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट भी हो रहे हैं, और उन जो वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं कैरेक्टर्स में, उन्हीं वेरिएशन के कारण नया नया जो है अपीयरेंस जो है डेवलप हो रहा है, नए, ठीक है ना, चेंज ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वेरिएशंस जो है क्रिएट हो रहे हैं। और वो वेरिएशंस क्यों क्रिएट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाने वाले एक ही ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग अपीयरेंस देते हैं, ऐसा उन्होंने देखा था। तो डार्विन को भी लगा कि ये चीज़ें जो है ये क्यों नहीं इससे जो है और आगे जो है डीप स्टडी करके देखा जाए। तो डार्विन ने फिर अपनी स्टडी उस पर कंटिन्यू की थी। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात की गई है नेचुरल रिसोर्स की। अगर रिसोर्सेस लिमिटेड हैं किसी भी एरिया में, अगर रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो डेफिनेटली वहाँ की पॉपुलेशन साइज भी इन कंट्रोल होगी। ठीक बेटा, वहाँ पर पॉपुलेशन साइज भी कंट्रोल होगी। जब पॉपुलेशन साइज कंट्रोल होगी तो निश्चित रूप से, लेकिन क्या ये पॉपुलेशन साइज हमेशा फिक्स रहेगी? तो नहीं, ये सीजनली वेरी करेगी, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज भी वेरी करेंगे। जब रिसोर्सेज जो है वेरी करेंगे तो डेफिनेटली पॉपुलेशन साइज भी वहाँ पर फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। और लेकिन अब आता है कि पॉपुलेशन साइज जो है ये क्यों लिमिटेड है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस पे आपको क्वेश्चन जो है आ सकता है बेटा कि किसी भी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन साइज लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि देखो बेटा, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो रिसोर्सेस को पाने के लिए ऑर्गेनिज्म आपस में स्ट्रगल करेंगे। जब आप आपस में वो स्ट्रगल करेंगे तो उनमें कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन के कारण धीरे धीरे जो है वे मेंबर जो कि जो है उस कंपटीशन में फिट नहीं बैठते हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे, और जो फिट बैठते हैं वहीं जो है एडजस्ट करेंगे, वहीं वहाँ पर रह पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि डार्विन ने जो वेरिएशन की बात कही थी, इन्होंने कहा था कि वेरिएशंस जो है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि बेटरमेंट के में रोल प्ले करते हैं, वे वेरिएशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेटरमेंट में रोल प्ले करते हैं, वे वेरिएशंस इनहेरिटेबल होते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, और इन्हीं का एक्यूमुलेशन एक न्यू स्पीसीज को जन्म देता है, ठीक बेटा। तो इनके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही जो है सर्वाइवल है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूगो डी व्रीज का। ह्यूगो डी व्रीज ने किस पे काम किया था बेटा? इन्होंने काम किया था ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर। ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर काम किया था, जिसे एबनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन द जीन में होने वाला चेंज। आप जानते हो कि जीन से ही कैरेक्टर बनते हैं, तो चेंज इन द जीन में चेंज होने से निश्चित रूप से कैरेक्टर में भी चेंज आएगा। तो जब कैरेक्टर में चेंज आएगा तो निश्चित रूप से वो कैरेक्टर्स अगर फेवरेबल हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तब तो वो कैरेक्टर के साथ ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। और अगर वो कैरेक्टर फेवरेबल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट आउट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक बेटा। तो ये म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ये कोई पैटर्न इसका नहीं है, डायरेक्शनलेस, ठीक है। लेकिन डार्विन्स वेरिएशन इज स्मॉल एंड डायरेक्शनल। देखो बेटा, यह पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कंपैरेटिव पार्ट है।
जिसमें जो है बताया गया है कि म्यूटेशन जो है रैंडम होता है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस होता है। जबकि डार्विन ने जो बात बताई थी, उनका कहना था कि स्टेप वाइज स्टेप जो है जब वेरिएशंस और स्ट्रांग होते चले जाएंगे, एडवांस होते चले जाएंगे और धीरे धीरे जो है कई जनरेशन के बाद ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो कहना था यह कि यह वेरिएशन जो है स्मॉल और डायरेक्शनल होंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है कि इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल वाइल डिब्रीज। अच्छा, डार्विन ने क्या बताया कि इवोल्यूशन जो है धीरे धीरे होगा, ठीक है ना, लेकिन डिब्रीज ने क्या कहा कि नहीं, इवोल्यूशन एब्रप्ट भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है। डिब्रीज ने कहा कि म्यूटेशन जो है चूंकि अचानक अपीयर होता है और ये सडन हो सकता है, अचानक जो है एक नई स्पीसीज भी फॉर्म हो सकती है और यह मैकेनिज्म कहलाता है साल्टेशन। बेटा इस टर्म को हमेशा याद रखिएगा, साल्टेशन को कहते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिसके माध्यम से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, साल्टेशन कहेंगे। ठीक है ना। निश्चित रूप से म्यूटेशन से नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, लेकिन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिससे एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए दैट विल बी नोन एज अ साल्टेशन। ठीक बेटा। अब आगे आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्या है बेटा कि एक्चुअली ह्यूगो डिब्रीज हार्डी विनबर्ग का क्या कहना था, हार्डी विनबर्ग का कहना था कि किसी भी एक पॉपुलेशन में उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वह हमेशा कांस्टेंट होती है। किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन उन्होंने इतनी बात कहने के बाद एक और शब्द ऐड कर दिया, लेकिन बट ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसके लिए उन्होंने कंडीशंस लगा दी। अभी वो कंडीशन देखते हैं हम लोग। पहले ये देखें कि कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर। इनका जो कहना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन और लोकस इज कांस्टेंट। ठीक है। यहां पे क्या है कि दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन इन द सेम थ्रू द जनरेशंस। मतलब वो कांस्टेंट रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो फिक्स रहता है। ठीक है। ये दोनों मैथमेटिशियन थे, इनका कहना था कि ये जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कैरेक्टर फिक्स रहेगा, वह जीन जो है फिक्स रहेगा, एलील फिक्स रहेगा। ठीक है। लेकिन अब वो कंडीशन बताएंगे कि ऐसा कब नहीं हो सकता है। तो एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जीन पूल क्या होता है, अभी तो बात मैंने कई बार बोली आपको, जीन पूल पहले जान लीजिए। जीन पूल क्या होता है कि टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन, सपोज करिए कि ह्यूमन बीइंग की एक पर्टिकुलर लोकेशन की पॉपुलेशन है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन की पॉपुलेशन में जो भी जीन्स पाए जाते होंगे तो टोटल जीन्स का जो कलेक्शन होगा वह उसका जीन पूल होगा। मान लीजिए एक तालाब है, उस तालाब में कोई अगर पर्टिकुलर फिश ले लीजिए, उस फिश की अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं लेबियो, तो लेबियो की जितनी भी जो है स्पेसीज होंगे उनके अंदर जो भी जीन्स, जो भी एलील्स प्रेजेंट होंगे, सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा, जीन पूल कहलाएगा। ठीक बेटा। और तो जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जीन पूल का कांस्टेंट बना रहना क्या कहलाता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। एंड सम टोटल ऑफ ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। जैसे इसमें दो एलील फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, p² + 2pq + q² = 1। ठीक है। यही है उनका इक्वेशन, हार्डी विनबर्ग का इक्वेशन है, जहां पर p और q ये दोनों क्या हैं, एक एलील्स हैं। p भी एक एलील है और q भी एक एलील है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर कॉम्बिनेशंस हैं तो या तो वो प्योर फॉर्म में हो सकते हैं, p² मीन्स प्योर फॉर्म pp, q² मीन्स qq ये भी प्योर फॉर्म, एंड pq का मीन्स हाइब्रिड फॉर्म। तो या तो ये पूरी तरीके से प्योर हो सकते हैं या हाइब्रिड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, लेकिन उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगी, कांस्टेंट होगी हमेशा। ठीक है।
व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज द डिफरेंसेस वेरियस डायरेक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो वह क्या इंडिकेट करता है? अगर किसी भी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी हार्डी-बिगमैन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट ना होकर के उसमें कोई वेरिएशंस दिख रहा है, एक समय के लिए जो आपने जीन फ्रीक्वेंसी देखी, नेक्स्ट टाइम में वो वेरी कर रही है, इट मीन्स व्हाट, कि वहाँ पर क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना? तो यह क्या हो रहा है? वहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, यह इवोल्यूशनरी चेंज को दिखाता है। एंड डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-बिगमैन इक्विलिब्रियम, that is the change in frequency of allele in a population, would be interpreted resulting in the evolution. Change in gene frequency is the evolution. Change in gene frequency is the evolution. इस बात को पॉइंट आउट करेंगे आप लोग। अब आता है ये क्वेश्चन भी बढ़िया है कि वो कौन 5 फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले, एलिलिक फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले वो 5 फैक्टर्स कौन कौन हैं? तो इसमें पहला आता है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब क्या? जैसे जीन, एक पॉपुलेशन के कुछ मेंबर एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले गए, जा करके वहाँ पर उन लोगों ने मेटिंग किया, तो एक जीन, एक पॉपुलेशन का एक कुछ जीन जो है माइग्रेट करके दूसरे पॉपुलेशन में चला गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? जीन फ्लो कहेंगे। ठीक उसी तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट रहा। जेनेटिक ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है रैंडम चेंज। तो रैंडम चेंज, तो ये रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, म्यूटेशन तो जानते ही हैं आप लोग कि चेंज इन द जीन बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, चाहे वो इन्वायरमेंटल हों चाहे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हों, उसकी वजह से अगर जीन में कोई चेंज आता है तो चेंज आने से कैरेक्टर में भी चेंज आएगा और नए कैरेक्टर डेवलप होंगे, जिससे जो है नए ऑर्गेनिज्म की भी संभावना बढ़ जाएगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो जहाँ पर जब जीन्स जो है आपस में रैंडमली जब अरेंज होते हैं तो निश्चित रूप से नए कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं, नए कैरेक्टर्स, ये नए कॉम्बिनेशन की वजह से नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं और ये नए कैरेक्टर्स जो है इवोल्यूशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। उसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन, चेंज इन द नेचर में चेंज होने की वजह से ऑर्गेनिज्म भी अपने आप में चेंज लाएगा, और जब ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंज लाएगा तो धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिज्म का चेंज इवोल्यूशन की एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। देखिए, माइग्रेशन जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज लाता है, जैसे न्यू जीन एलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। तो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। ठीक है, और इन द सेम चेंज अकर बाय चांस, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर यही चेंज जो है बाय चांस हो जा रहा है, रैंडमली हो जा रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये पूछा जा सकता है, इफ द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक बेटा, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा आता है कि अब फाउंडर इफेक्ट एक बात आती है। कभी कभी जीन फ्रीक्वेंसी में होने वाला चेंज, चाहे वह फ्लो की वजह से हो चाहे ड्रिफ्टिंग की वजह से हो, जिस चेंज के कारण कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप होते हैं जो कैरेक्टर एक नई स्पेसीज को इस्टेब्लिश करते हैं। तो अब यह कैरेक्टर क्या कहलाता है? अब यह चेंज क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। इसे हम लोग कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, इस बात को यहाँ पर इंडिकेट किया गया कि सम टाइम द चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है, ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्पेसीज में बदल जाए, वहाँ से एक नई स्पेसीज की शुरुआत हो जाए। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत कोई फाउंडर करता है,
तो यहाँ पर एक नई स्पीसीज की शुरुआत एक किसी पर्टिकुलर चेंज की वजह से हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, तो वह पर्टिकुलर चेंज क्या कहलाता है? फाउंडर्स इफेक्ट कहलाता है। द ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। द ओरिजिनल डिफरेंट population is the founder and its effect is the founder effect. Now the natural selection में क्या होता है कि इनहेरिटेबल वेरिएशंस यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। मीन्स ऐसे वेरिएशंस जो कि ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे, वो वेरिएशन जो है नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होंगे, क्योंकि वही मेंबर फर्दर रिप्रोड्यूस भी करते हैं, इसलिए वही जो है नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट बात आती है आप कि क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज्ड फ्रीक्वेंसी। क्या करता है? फ्रीक्वेंसी में चेंज ला देता है। कैसे? देखिए, अब जैसे यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि ये जो रिकॉम्बिनेशन की जो बात आई है वो कब होता है रिकॉम्बिनेशन? तो आप लोग जानते हो बेटा कि जब गैमीट फॉर्मेशन का समय होता है, मियोसिस होती है उसमें, और मियोसिस के दौरान जब होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट की एक्सचेंजिंग होती है तो एक नया पैटर्न, नया कॉम्बिनेशन डेवलप होता है, यही रिकॉम्बिनेशन है। तो इस रिकॉम्बिनेशन के दौरान यहाँ पर जो जीन की जो एक्सचेंजिंग हुई है, ठीक है, तो इसकी वजह से निश्चित रूप से एक नए वेरिएंट का फॉर्मेशन होता है। तो वह नया वेरिएंट जो है वो अगर फेवरेबल होगा तो निश्चित रूप से उसकी लाइफ आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है, तो वह नेचुरल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट बात आती है कि नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है कि ये 3 तरह का हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन। एक हो सकता है स्टेबलाइजेशन हो सकता है, दूसरा डायरेक्शनल है और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो स्टेबलाइजेशन की बात कब आती है? जबकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो है के पास वो करेक्टर हों जो करेक्टर चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट को जरूरी है, मतलब वे करेक्टर हों जो करेक्टर जो है ऑर्गेनिज्म को उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करते हों। ठीक है, तो ऐसी पॉपुलेशन क्या होगी? स्टेबलाइज्ड होगी। ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज में क्या होता है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर द वैल्यू देन द मीन करेक्टर वैल्यू। ठीक है, और दूसरा है डिस्रप्शन। डिस्रप्शन का मीन्स होता है कि जहां पर जो है मीन वैल्यू की जगह पर 2 अलग करेक्टर्स जो है एक्वायर्ड हो रहे हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है डायरेक्शनल सिलेक्शन। इस सिलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि जैसे यह ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है ना, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन यहाँ पर चेंज के कारण चेंजेस जो है वह उस तरफ एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसलिए यह चेंज किया जा रहा है, डायरेक्शनल है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि जैसे एक लिजर्ड है, लिजर्ड्स के पास 2 तरह के लिजर्ड्स हैं, एक जो है छोटी पूंछ वाली है, दूसरी जो है बड़ी पूंछ वाली है। तो बड़ी पूंछ वाली लिजर्ड के साथ क्या है कि उसको देख करके ऐसा लगता है कि वह क्या है, वह एक सांप है, स्नेक जैसा दिखता है, उसकी पूंछ जो है स्नेक जैसी है। तो जो शिकारी जानवर है, जो प्रेडेटर्स हैं, वो इसकी लंबी पूंछ को देख करके वो डर जाते हैं और वहां से वो हट जाते हैं। तो इससे
ऐसी छोटी पूंछ वाली जो है छिपकलियों को धीरे धीरे जो है शिकारी जानवर खाने लगेंगे, लेकिन बड़ी पूंछ वाली छिपकली जो है छिपती रहेगी, बचती रहेगी, और एक समय आएगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी होगी, बड़ी छिपकली वाली, बड़ी पूंछ वाली छिपकली की होगी। क्यों बड़ी पूंछ वाली लिजार्ड की होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो बड़ी पूंछ जो होना, बड़ा पूंछ होना, यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, जो ऑर्गेनिज्म को चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट से एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, जो एडाप्टेशन में हेल्प कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो इवोल्यूशन है, जो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन है, वह इस डायरेक्शन में है, ठीक बेटा। दूसरा होता है स्टेबलाइजिंग कंडीशन। स्टेबलाइजिंग कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखो एक छोटी पूंछ वाला है, ठीक है, और एक बड़ी पूंछ वाला मेंबर है, तो और एक जो है बीच का पूंछ वाला है, न तो बहुत बड़ा है न तो बहुत छोटा है। तो जो छोटी पूंछ वाले हैं वो भी नहीं एक्सेप्टेड हैं, जो बड़ी पूंछ वाले हैं वो भी नहीं एक्सेप्टेड हैं, बल्कि जो है एक बीच का जिसकी पूंछ साइज है, टेल साइज जिसकी बीच की है, वो जो है ज़्यादा एडजस्टेड है, इसलिए उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, वो ज़्यादा एडजस्टेड हैं इसलिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू जो है, मीन कैरेक्टर को ज़्यादा जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक बेटा। दूसरा जो है, अगर आप देखिए यहाँ पर डिसरप्टिव होता है। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे अब देखिए यहाँ पर एक ऐसे मेंबर हैं जिनके पास जो है छोटी पूंछ है, एक ऐसे मेंबर हैं जिनके पास बड़ी पूंछ है, ये किसमें, स्क्वायरल में, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है पूंछ साइज जो है बीच की होगी। तो इसमें जो है बीच वालों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि छोटी पूंछ वाले भी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में एडजस्ट हो सकते हैं और बड़ी पूंछ वाले भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शार्ट टेल हेल्प्स टू कीप प्रेडेटर फ्रॉम द कैचिंग यू ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसको प्रेडेटर्स को पकड़ने में ये हेल्प कर, मतलब छोटी पूंछ होने से ये प्रेडेटर्स के पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। दूसरी बात है कि लॉन्ग टेल अगर है तो ये दौड़ने के समय, भागने कूदने के समय बैलेंस बनाने में हेल्प कर देता है। तो ये घास के अंदर रहने में इनको जो है हेल्प करेगा, छिपने में हेल्प करेगा, और ये इनको पेड़ों पर चढ़ने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए एडॉप्टेड होंगे, दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दो स्पीसीज के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर 2 स्पीसीज बन जाती हैं, ठीक है। स्पीसीज हर तरफ बन रही हैं। इवोल्यूशन तीनों कंडीशन में हो रहा है, लेकिन पहले कंडीशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है इवोल्यूशन, दूसरे कंडीशन में बीच में है, मतलब जो मिडिल कैरेक्टर्स हैं उधर जा रहा है, तीसरे कंडीशन में 2 अलग अलग एडॉप्टेशंस डेवलप हो रहे हैं, ठीक बेटा। दूसरा होता है कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, तो अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर, ठीक है। और अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। जॉलेस फिशेस आर अपीयर्ड अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो, जॉलेस फिशेस अपीयर्ड अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो, एंड seaweeds and few plants appeared about 320 million years ago. उसी तरीके से amphibians evolved into reptiles, amphibians से reptiles बने, ठीक है। and reptile lay shelled egg means ऐसे egg जो कि जो है covered हों बाहर से, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड हों, तो वो shelled egg प्रोड्यूस करना शुरू किया reptiles। क्योंकि एम्फीबियंस जो थे वो पानी में रिप्रोडक्शन के लिए जाते थे, वो अपना एग लेइंग पानी में ही करते थे, तो वो तो पानी के लिए एडजस्टेड थे। लेकिन जब ये रेप्टाइल्स जो हैं वो पहले मेंबर हैं जो कि लैंड पर आए, पहले एनिमल हैं जो लैंड पर आए पूरी तरीके से। तो इनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कि अपने एग को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को फिर इवॉल्व कर सकें। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है शेल्ड एग का फॉर्मेशन हुआ,
इनके चारों तरफ जो है कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल लग गया, ताकि जो है अंदर का जो लाइफ कंटेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक बेटा। नेक्स्ट है कि अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो फिश विद स्ट्राउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन कुड मूव ऑन द लैंड एंड गो बैक टू वाटर। ठीक है, मोटी पूंछ वाली फिश जो है वो पानी के बाहर भी आ जाती थी, पानी के अंदर भी जाती थी। ठीक है, और इन 1938 a fish caught in South Africa happened to be the coelacanth। ये coelacanth को याद रखिएगा आप लोग। happened to be the coelacanth which was thought to be extinct, जिसे पहले मानते थे कि वह एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन वह एक्सटिंक्ट नहीं थी, वो मिली, उसके जो है कुछ मेंबर्स मिले। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज लोब्ड फिन्स, इन्हें जो है लोब फिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, लोब फिन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। एंड जाइंट फॉन्स मीन्स टेल्डोफाइट्स। टेल्डोफाइट्स ये भी प्रेजेंट थे, लेकिन ये जो है मैक्सिमम ये कार्बोनाइज हो गए, मीन्स दे चेंज इनटू द फॉसिल्स। ठीक है ना, ये फॉसिल्स में चेंज हो गए और आज हमें कोल वगैरह के रूप में मिलते हैं। ठीक है ना। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू द वाटर एंड इवॉल्व इनटू द फिशेस अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो। जैसे इक्थियोसारस, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे आप लोग कि सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स एगो एंड द एग्जांपल इज इक्थियोसारस। कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स थे जो कि पानी में गए और वो फिश लाइक मेंबर्स में इवॉल्व हुए, और जिसका एग्जांपल क्या है, इक्थियोसारस है। ठीक है बेटा। जैसे अब लैंड रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें जो है डायनासोर्स जो है बिगेस्ट हैं। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ट्राइनोसारस रेक्स जो है यह अबाउट 20 फीट हाइट थी, इसकी 20 फीट हाइट थी एंड हैज द फियरसम डैगर, मतलब डरावना उसका जो है पूरा था टीथ। About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth। disappear हुए वो तो ठीक है, लेकिन क्यों disappear हुए इस पे क्वेश्चन आता है। Because of their feeding habit and because of their body weight और feeding habit के कारण वो disappear हुए थे। Mammals जो है appear हुआ, first mammal that was like a shrew, it was like a shrews। And mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least, and reptiles came down, mammals took over this earth। मीन्स पहले जो रेप्टाइल्स का जो एज था, धीरे धीरे रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स कुछ बर्ड्स में इवॉल्व हुए, जैसे कुछ डायनासोर्स जो कि डिसअपियर हुए तो उसमें से कुछ जो है बर्ड्स में भी इवॉल्व हो गए। तो कुछ तो बर्ड्स में इवॉल्व हुए, कुछ जो है मैमल्स में इवॉल्व हुए, क्योंकि रेप्टाइल्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स से ही मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है। इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक भी है, जिसे आप लोग कहते हो प्रोटोथेरियंस, डकबिल, प्लेटिपस। ये क्या होते हैं? दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो माना जाता है कि रेप्टाइल्स से ही मैमल्स का भी इवोल्यूशन हुआ। तो धीरे धीरे जब रेप्टाइल्स की संख्या घटी और मैमल्स धीरे धीरे धरती पर जो है उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो फर्स्ट मैमल इवॉल्व लाइक अ श्रू। ओके, नाउ origin and evolution of man। तो origin and evolution of man took place about 15 million years ago। Okay, the first primate was the Dryopithecus and Ramapithecus। ओके, फर्स्ट वर द ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा, फर्स्ट मेंबर पर क्वेश्चन बनता है।
They were having the hairy and walked like a gorilla and chimpanzee. They were hairy and they were walking like gorilla and chimpanzees. They were walking like a gorilla and chimpanzees. Likewise, the next one is the Ramapithecus. Ramapithecus was more man-like, while the Dryopithecus was more ape-like. This is also a question. ठीक है, रामापिथेकस ज़्यादा मैन लाइक था और ड्रायोपिथेकस ज़्यादा एप लाइक था. ओके, दिस पॉइंट आल्सो यू नोट डाउन. फॉसिल्स ऑफ मैन्स discovered from the Ethiopia and Tanzania. Okay, and about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked on the earth. Okay, in the Africa. Okay, and they were about 4 feet. Okay, but walk upright. हाइट तो उनकी छोटी थी, लेकिन जो है वो खड़े होकर के सीधा चलते थे. तो इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा. पहला, द प्राइमेट्स आर द ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, जिसमें से रामापिथेकस जो है मैन लाइक है एंड ड्रायोपिथेकस वो एप लाइक है. इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे क्वेश्चन बनता है बेटा. ठीक है ना. पिथेसिंस या पिथेकंस. ओके, दे वर लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड. ओके, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में ये पाए जाते थे. एंड दे वर हंटिंग. दिस इज आल्सो क्वेश्चन. दे हंटेड विद द स्टोन वेपन्स बट फ्रूट ईटिंग, बट एट फ्रूट. देखिए, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, इसको ध्यान रखेंगे आप. ये हंटिंग तो थे, दे हंटेड विद द स्टोन वेपन्स. स्टोन वेपन्स से ये शिकार तो करते जरूर थे, लेकिन ये फ्रूट ईटिंग थे. ठीक है बेटा, यहां से क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट मेंबर है होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस क्या है? द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग. ओके, फर्स्ट ह्यूमन लाइक मेंबर इज द होमो हैबिलिस. ओके, and its brain capacity is about 650 to 800 cc, and they probably didn't eat the meat. This is also a point. They probably don't eat the meat. ये मीट नहीं खाते थे. ठीक है. नेक्स्ट इज द होमो इरेक्टस, जो सीधा चल सकते थे. ठीक है ना, इसका नाम ही है होमो इरेक्टस. इरेक्टस मीन्स जो सीधा चल सके. तो सीधे चलने वाले कौन थे? ये होमो इरेक्टस हैं. फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा. ये क्वेश्चन बन सकता है कि जावा से कौन सा फॉसिल निकाला गया? तो होमो इरेक्टस. एंड दे इवॉल्व अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो. इनकी ब्रेन कैपेसिटी लगभग 900 सीसी की थी. एंड ये मीट ईटिंग थे. दे एट मीट. ये मीट खाते थे. ठीक है बेटा, ये मीट खाते थे. तो बात याद रखेंगे. पहला मेंबर कौन? ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस. रामापिथेकस इज द मैन लाइक एंड ड्रायोपिथेकस इज द एप लाइक. ओके, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये स्टोन वेपन यूज करता था बट ईटिंग द फ्रूट. होमो हैबिलिस की बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक मैन, होमिनिड. ओके, एंड होमो इरेक्टस की बात करें तो पहला सीधा खड़ा होकर चलने वाला मेंबर, जिससे जो है जावा से इसके फॉसिल्स को रिकवर किया गया. नेक्स्ट मेंबर इज द निएंडरथल मैन. निएंडरथल मैन, ओके, देयर ब्रेन साइज इज अबाउट 1400 cc and they were living in the Central and East Asia, and they were well flourished. about 1 लाख से 40,000 मीन्स 1 लाख to 40,000 ईयर्स एगो ये वेल फ्लरिश्ड थे, वेल डेवलप्ड थे. दे हाइड एंड बरीड देयर डेड्स. गुफाओं में छुपकर रहते थे. एंड दे बरीड देयर डेड्स, अपने डेड्स को जो है जमीन में
दफन करते थे, ठीक है ना, बरीड करते थे। नेक्स्ट मेंबर आता है उसके बाद होमो सैपियंस आता है। ये होमो सैपियंस कहाँ से डेवलप हुए? अरोज इन अफ्रीका, अफ्रीका में डेवलप हुए ये, एंड मूव अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स में ये मूव किए वहीं से। इन ये जो है ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सैपियंस का इवोल्यूशन हुआ। मॉडर्न मैन होमो सैपियंस का इवोल्यूशन कब है? इन द आइस एज अबाउट 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, ठीक बेटा। और उसके बाद आता है कि प्री हिस्टोरिक आर्ट, केव आर्ट, ये डेवलप हुआ है अबाउट 18,000 ईयर्स एगो, एंड एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स एगो। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है ह्यूमन इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ह्यूमन इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। निएंडरथल मैन का क्या है कि ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी, ठीक है, लिव्ड नियर द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, दे वर वेल डेवलप्ड अबाउट 1 lakh to 40,000 ईयर्स एगो, एंड दे हाइड देमसेल्फ in the caves and they were burying their deads, अपने डेड्स को जो है जमीन के नीचे दफन करते थे, ठीक है ना। होमो सैपियंस की बात करें तो होमो सैपियंस जो है ये अफ्रीका में इवॉल्व हुए, ठीक है ना। कब इनका इवोल्यूशन है? लगभग 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो में इनका डेवलपमेंट है। और प्री हिस्टोरिक के आर्ट जो है डेवलप हुआ है, इसका एविडेंस है अबाउट 18,000 ईयर्स बैक का, एंड एग्रीकल्चर का एविडेंस है अबाउट 10,000 ईयर्स बैक का, ठीक बेटा। तो चलो इतना हम लोगों ने आज देखा। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले का एटमॉस्फेयर कैसा था? जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? रिड्यूसिंग था, ठीक है ना। ऑक्सीजन का अब्सेंस था, हाइड्रोजन था लेकिन ऑक्सीजन का अब्सेंस था। तो देखो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें आ गया इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया एंड CH2 इज देयर, ये भी नहीं होगा। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, ये सही ऑप्शन होगा। इसमें भी चूंकि ऑक्सीजन है इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? आंसर सी, ठीक बेटा। सही आंसर क्या होगा? आंसर सी। ओके चलो तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें थोड़ा सोचो। The extinct human ancestor who ate only fruit and hunted with the stone weapon was, अभी तो मैंने जस्ट बताया था इसको थोड़ी देर पहले ही। Tasmanian wolf is a marsupial while wolf is a placental mammal. This shows, what does this show? क्या बताता है ये? Convergent, divergent, inheritance of acquired characters, none of these. कौन सा इवोल्यूशन बताता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या सी एंड डी? यहां देखो बेटा, आपको ये देखना है कि दो अलग मेंबर्स हैं, दो अलग मेंबर्स हैं। जैसे तस्मानियन वुल्फ अमेरिका and placental mammals in Tasmanian wolf in Australia and placental mammals in अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये दोनों का इवोल्यूशन आपने देखा था साथ साथ चल रहा था, पैरेलल, ठीक है। तो जब पैरेलल इवोल्यूशन चल रहा है तो वहां पर जो है क्या हो रहा है कि दो अलग अलग जगह से एक साथ चीजें एक साथ उठ रही हैं। तो कौन सा इवोल्यूशन होगा ये?
डाइवर्जेंट तब होता है जबकि एक पॉइंट से जब दो तरफ चीज़ें निकल रही हों, चार तरफ जा रही हों, तो वह डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है चूंकि दो अलग अलग चीजें एक साथ ग्रो कर रही हैं, अलग अलग एंसेस्टर से एक जैसा बन रहा है। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। सही, ठीक है ना। ये बात ध्यान है कि देखना है डाइवर्जेंट तब होता है जब एक जगह से जब कई तरफ चीजें निकलती। ठीक है, According to Oparin, which one of the following was not present in primitive atmosphere of the Earth? क्या नहीं प्रेजेंट था? इसमें देखो, जैसा मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। तो रिड्यूसिंग था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। तो उसमें क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए तो रिड्यूसिंग था। गुड, चलो। The presence of gill slits in embryos of all vertebrates support the theory of, ये सपोर्ट करता है, हाँ, ये है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसमें कहता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। जो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, उनका कहना था कि अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की, तो ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि उन्होंने जो है एक फिश, एक फ्रॉग, एम्फीबियन, एक रेप्टाइल, एक बर्ड और एक मैमल के लेकर के स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि एक स्टेज में सबके पास जो है सिमिलर कैरेक्टर हैं, सबके पास गिल हैं। तो यह इंडिकेट करता है कि इनकी ओरिजिन भी कॉमन एंसेस्टर से हुई होगी। तो इसको जो है रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, जो कि अर्नस्ट हैकेल का दिया हुआ थ्योरी है। ठीक बेटा, ये अर्नस्ट हैकेल का दिया हुआ थ्योरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे सही आंसर क्या होगा? रिकैपिटुलेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ द लाइट कलर्ड वेराइटी ऑफ पेपर्ड माथ, दैट इज द बिस्टन बेटुलेरिया, टू इट्स डार्कर वेराइटी बिस्टन कार्बोनेरिया इज ड्यू टू, इसके पीछे रीजन क्या था? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का केस है, लेकिन उसमें क्या ऐसा हुआ जिसके कारण उनमें चेंजेज आए? ये देखो, आइसोलेशन तो कोई था नहीं उनका, न तो जेनेटिक आइसोलेशन था, न ही जो है टेम्पोरल आइसोलेशन था। हाँ, म्यूटेशन सही आंसर होगा, रीजनरेशन भी नहीं पॉसिबल है। सही आंसर क्या होगा बेटा? म्यूटेशन। बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है ना। म्यूटेशन होने से कुछ ब्लैक माथ भी डेवलप हुए, और वे ब्लैक माथ उस क्लाइमेटिक चेंज के लिए एडजस्टेड थे। धीरे धीरे वो जो है नए, उन्हीं का जो है पॉपुलेशन बढ़ा, और वाइट वाले धीरे धीरे एलिमिनेट आउट हो गए। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा कि कितना बढ़िया जो है चैप्टर है, जिसमें जो है हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स देखे, बहुत सारे पॉइंट्स देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हम लोगों ने देखे। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हमने यहाँ पर जो है प्रैक्टिस के लिए भी लिया। और आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेसन, दिस सेशन, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, फॉर द रिविजन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।